पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात हम लोग कर रहे थे। पैरेलल ग्रुपिंग में मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर एक सेल ये है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेम ऐसा ही ये दूसरा सेल है, इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेम इसी तरीके से और भी कई सारे सेल्स मान लीजिए कनेक्ट किए गए। लेट अस सपोज ऐसे हम लोगों ने कितने सेल कनेक्ट किए थे, n। तो ये पूरे सेल के कॉम्बिनेशन के साथ आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दैट इज R। ठीक, यहां पर EMF E था, इंटरनल रेजिस्टेंस R था, ये भी EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने बोला था, इसी को बैटरी कहा जाता है। ठीक, इसका जो करंट हम लोगों ने निकाला था, करंट की वैल्यू कितनी आई थी भाई, आई करंट कितना आया था, दैट आई वाज E अपॉन स्मॉल r बाई n प्लस कैपिटल R। याद करो, मैंने आपसे ये बोला था कि ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टर्स, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू n टर्म्स, तो n/r, और उसका रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो तो r/n। वो r/n के साथ ये जो कैपिटल R था, ये किस कॉम्बिनेशन में था, सीरीज में, इसीलिए r/n प्लस कैपिटल R हो गया। अब देखो, ये तो सिंपल हमने आपको करंट का एक फॉर्मूला बता दिया। अगर सारे सेल्स का EMF सेम है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है तब। लेकिन अगर मान लो पैरेलल में कनेक्टेड हो और इस बार थोड़ा चेंज कर दिया जाए, E1 R1, E2 R2, E3 R3, अब क्या होगा बेटा, अगर सारे सेल अलग अलग कर दिए जाए अप टू Rn और En तक, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप करेंगे तो नेट EMF कितना होगा और नेट करंट कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो वो तो 1/r वाला फॉर्मूला से आएगा, 1/Rn। इनफैक्ट इसको 1/r डैश लिखते हैं या सिंपल 1/r लिख देते हैं। 1/r1 पहले का, 1/r2 दूसरे का, ऐसे ही अप टू 1/Rn तक जितने रेजिस्टर्स होंगे सबका 1/R1 करके हम निकाल लेंगे। क्लियर, पैरेलल में। और अगर EMF की बात किया जाए तो EMF के लिए देखो फॉर्मूला ये है हमारे पास, नेट EMF का E/R जो होगा दैट विल बी E1/R1 प्लस E2/R2 अप टू En/Rn। ये फॉर्मूले से आप सबसे पहले क्या निकालोगे, कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई 4-5 सेल्स हैं, 6 सेल्स हैं, उनको हम लोगों ने कंबाइन कर दिया पैरेलल में, सबका EMF अलग अलग है, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो ऐसे में आप पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, E/R के फॉर्मूले से पहले आप E निकालेंगे, EMF। ठीक, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से आप R निकालोगे, ये R बोलो निकाल लेंगे, यही R मैं यहां यूज करूंगा, ये R यहां पे रखेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसको सॉल्व करके EMF मिल जाएगा। और जब EMF मिल गया आपको और इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया तो हम करंट भी निकाल लेंगे। कुछ बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला रहेगा जो यहां पर यूज हो रहा होगा अगर आप इस तरह के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हो तो। कोई डाउट? ठीक, अब इसके आगे की बात करते हैं। देखो, पैरेलल में ये एक वैरायटी का क्वेश्चन इस बार काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जामिनेशन में आप मान के चलो इसके आने के चांस मोर देन 90% है, क्योंकि इसके पहले मिक्स ग्रुपिंग आपके सिलेबस में होती थी तो वो पूछते थे, अब मिक्स ग्रुपिंग है नहीं तो पैरेलल ग्रुपिंग पूछेंगे। पैरेलल ग्रुपिंग का इस वैरायटी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अभी जब मैं आपको सैंपल पेपर करवाऊंगा तो उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम लोग करेंगे। ठीक, अब इस चैप्टर में इस कॉम्बिनेशन के अलावा जो है वो है इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा आता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। तो गैल्वेनोमीटर सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है जो हमें पता होना चाहिए। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, टू डिटेक्ट
प्रेजेंस ऑफ करंट। किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है, इस चीज को डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर में एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ मैग्नेट का साउथ पोल होगा। इस तरीके का नॉर्थ साउथ मैग्नेट लेने से फायदा ये होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो रेडियल हो जाती है, लाइक दिस, रेडियस की डायरेक्शन। ठीक, ऐसे इधर से लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर फ्लो करेंगी? नॉर्थ से साउथ। इसके बीच में हम लोग एक कॉइल रखेंगे ऐसा, और इस कॉइल में वायरिंग किया जाएगा, इस तरीके से कॉइलिंग किया जाएगा। तो हम लोगों ने तार ऐसे देखो लपेट दिए, और अब इस सिस्टम में अगर मान लो हमें एक सेल या बैटरी कोई कनेक्ट कर दें, एक स्विच कनेक्ट कर दें, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, बोलो ये सेल या बैटरी जो भी होगा ये करंट देना स्टार्ट कर देगा। अब आई करंट जाएगा और वो आई करंट इसमें पूरे में घूमेगा। जब आई करंट घूमेगा तो इस कॉइल पर ये एक करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो क्या उसके ऊपर टॉर्क लगता है? टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये मैं फिर डिराइव करवाऊंगा आप लोग। ठीक, सो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं MB साइन थीटा, जहां पर M होता है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? NIA, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, और A एरिया ऑफ द कॉइल। तो यहां से आप टॉर्क निकाल सकते हो। कहने का मतलब अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। अगर टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, और अगर ये घूमेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसी के सेंटर पर एक पॉइंटर जोड़ देंगे, इसी के सेंटर से एक पॉइंटर जोड़ देंगे इस तरीके का। जब ये कॉइल घूमेगा तो ये जो पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर भी ऐसे ऐसे घूमेगा। बोलो भाई, पॉइंटर घूमेगा और यहां पर हम लोग एक स्केल लगा देंगे, स्केल पर अपना कैलिब्रेशन कर देंगे। तो अगर इसमें कुछ भी करंट फ्लो होगा तो इस पे टॉर्क आएगा, और टॉर्क आएगा तो ये उस टॉर्क उसको क्या करेगा? घुमाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर में कुछ भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, जरा भी इधर उधर उसका कांटा घूम रहा है, तो इसका मतलब वहां पे करंट फ्लो हो रहा है। और अगर कांटा बिल्कुल नहीं घूम रहा है, मतलब वहां पे बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर यही होगा। अब एक चीज जरा सोचिएगा, ये जो टॉर्क यहां पर आता है गैल्वेनोमीटर में, दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, बोलो टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा, तो उतना ही ज्यादा घूमेगा। और जितना ज्यादा ये घूमेगा तो ये कांटा, सोचो अगर यहां पर है तो ये कांटा पूरा का पूरा ऐसे 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 पूरा ही घूम सकता है, डिपेंडिंग ऑन टॉर्क। और अगर हम लोग किसी भी डिवाइस की बात करें, आप सबने देखा होगा, अगर किसी भी डिवाइस की आप बात करते हो, मान लो इतना बड़ा डिवाइस है, इसमें एक ऐसा कांटा बना होगा लाइक दिस, ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी भी स्केल पे इस तरीके के नंबरिंग लिखी होती है। आप सबके घर में वॉशिंग मशीन या फ्रिज जो होता है, फ्रिज के साथ कई बार स्टेबलाइजर लगाते हैं, उसमें देखो इस तरीके का वोल्ट मीटर दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? या पानी वाला जो मोटर होगा आपके घर में, उसका जो बटन होगा, उसमें आप देखिएगा इस तरीके का वोल्ट मीटर दिखाई पड़ेगा, उसमें लगा होता है डब्बे में। तो एमीटर वोल्ट मीटर दोनों ही लगा होता है, और आप उसमें ऑब्जर्व करना कि उसमें इसी तरीके से रीडिंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिवाइस है, जरा सोचो, अगर ये रीडिंग देगा बेटा, ये जो कांटा होगा वो कांटा यहां से लेकर मैक्सिमम यहीं तक घूम पाएगा? बोलो भाई, यहां से लेकर मैक्सिमम कहां तक? यहां तक। ठीक, इसका मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर का ये जो कॉइल है, ये सिर्फ यहां से लेकर यहीं तक घूमे, इससे ज्यादा ना घूमे, क्योंकि इससे ज्यादा घूमेगा और कहां, हमारे पास जगह ही नहीं है स्केल में इससे ज्यादा घुमाने का। जैसे गाड़ी कार का जो स्पीडोमीटर होता है, तो उसमें भी कांटा यहां से ऐसे शुरू होता है, मैक्सिमम यहां तक घूमता है, उससे ज्यादा घूम नहीं सकता, उससे ज्यादा स्पेस भी नहीं है। इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि वो जो कांटा है उस पर जो टॉर्क लगे वो एक डेफिनेट रेंज में लगे, कि केवल इतने से इतने तक, इससे ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि जगह ही नहीं है, घूम भी नहीं पाएगा, वो कांटा टूट जाएगा लेकिन घूम नहीं पाएगा, क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर जब भी फंक्शनल हो, जब भी ये काम करे,
इसमें जाने वाला ये जो करंट है, ये करंट कैसा होना चाहिए? दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। छोटा करंट जाएगा तो छोटा टॉर्क डेवलप होगा, छोटा टॉर्क डेवलप होगा तो वो कांटा थोड़ा सा घूम जाएगा, और थोड़ा ही घुमाना है हमको। क्लियर? सो वी वांट मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू दैट गैल्वेनोमीटर। सही है? गैल्वेनोमीटर में लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जितना कम करंट उतना कम टॉर्क, तो उतना ही वो आराम से घूमेगा। क्लियर? दूसरी बात, जब गैल्वेनोमीटर में कम करंट जाएगा तो आप सोचो इसमें जो पावर लॉस होने वाला है, इसमें जो एनर्जी लॉस होने वाला है, वो एनर्जी लॉस भी कम हो जाएगा। यहां पर एनर्जी लॉस कौन कराएगा भाई? ये तार आपने लपेट रखा है, इस सिस्टम का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस है और करंट आप फ्लो करा रहे हो तो रेजिस्टर जो होता है वो हमेशा एनर्जी का लॉस कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां पर एनर्जी का लॉस भी कम होगा अगर आप करंट कम उसमें फ्लो कराओगे, क्योंकि पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर करंट कम होगा तो बोलो पावर लॉस भी कम होगा। क्लियर? तो गैल्वेनोमीटर हम लोग जहां भी जब भी यूज करेंगे हम यही चाहेंगे तो कि इसमें करंट कम जाए ताकि पावर लॉस इसमें कम हो, और कम कम करंट जाएगा तो इसका जो लाइफ है वो लाइफ भी बढ़ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं इस गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ते हैं इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सबसे पहले एमीटर का काम क्या होता है बेटा? टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। और अगर करंट मेजर करना है तो ऑब्वियस है इसको हम लोग सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। ठीक? इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का दैट इज नियरली जीरो। आइडियल है तो एग्जैक्टली जीरो, अदरवाइज इट विल बी नियरली जीरो। और नियरली जीरो का मतलब होता है रेजिस्टेंस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। कोई ये बता पाएगा क्यों रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए? एमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, क्यों स्मॉल होना चाहिए? सही है, सही है इनका पॉइंट एकदम, कि जैसे हाँ यस, जैसे मान लो एक सेल है और उस सेल के साथ ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ये सेल अपने प्लस से करंट देता है इस तरीके से आई करंट, और वो आई करंट इससे होकर जाता है। अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो करंट की जो वैल्यू यहां पर आएगी बेटा वो V बाई आर आएगी। बताओ भाई। और मान लो इसी करंट को नापने के लिए हमने यहां पर सीरीज में एक एमीटर लगाया। एमीटर लगाओगे तो उस एमीटर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही हमने एमीटर लगाया इसको नापने के लिए, अब सर्किट का जो रेजिस्टेंस है जरा चेक करो, क्या वो R प्लस RA हो गया? तो अब यहां सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है क्या वो V अपॉन R प्लस RA करंट फ्लो हो रहा है? अगर इतना ही करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस है वो इतना ही नापेगा। फिर बोलो भाई, अगर फ्लो ही इतना हो रहा है तो यही मेजरमेंट करेगा वो। और सोचो, नापना था V बाई आर, और जो डिवाइस नापने के लिए यूज किया उसको यूज करते ही करंट खुद ही कम हो गया। अगर करंट खुद ही कम हो जाएगा तो ये गलत ही नापेगा हमेशा, ये कभी भी सही मेजरमेंट नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हो कि ये रीडिंग एकदम इसके बराबर आए तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो RA है दिस शुड बी जीरो। अगर ये जीरो हो जाए तो इसका रीडिंग और इसका रीडिंग मैच कर जाएगा, एग्जैक्ट अपना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आइडियल केस में बात करूं, फॉर आइडियल एमीटर देन दैट रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बट रियल केस में जीरो हो नहीं सकता, तो कम से कम मिनिमाइज ही कर लो जितना कम कर पाए। ठीक? अब सोचो इसको बनाना किसके थ्रू है? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर एक कॉइल है जिसमें आपने तार बार बार लपेट रखा है। अगर तार को लपेट रखा है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। क्लियर? और हम चाहते हैं कि उस सिस्टम का रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम हो जाए, लगभग जीरो के बराबर हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें उस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। तो ये आप लोगों को पता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी रेजिस्टेंस का होता है
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में बहुत कम होती है। अगर एक रेजिस्टर है 2 ओम का और एक है 4 ओम का, सीरीज में जोड़ोगे तो 6 ओम हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में जोड़ोगे तो 8/6 यानी 4/3 यानी 1.33 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पैरेलल में जोड़ते हो 2 ओम और 4 ओम को, तो जो इक्विवेलेंट आता है वो 4 से तो छोटा ही है, वो 2 से भी छोटा है। क्लियर? तो अगर एक रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम का है और एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, केवल दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1 ओम से भी छोटा आएगा। वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि भाई गैल्वेनोमीटर चाहे जितना बड़ा रेजिस्टेंस का हो, अगर उसके साथ पैरेलल में मैं एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम का रेजिस्टेंस यूज करूंगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा जिसको मैं एमीटर बोल रहा हूं, तो वो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है बोलो 1 ओम से भी छोटा हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया और इससे ही पता चला कि भाई गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में केवल आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, दैट गैल्वेनोमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। और जरा चेक करिए, अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इस बार जब करंट यहां पर आएगा इस पॉइंट पर, तो करंट डिवाइड होगा भाई। गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट हुआ IG, तो ऊपर कितना जाएगा? I माइनस IG। और जरा चेक करिएगा, अगर ऊपर शंट वाला जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो क्या उसमें जाने वाला करंट ज्यादा होगा? अगर इसमें जाने वाला करंट ज्यादा है तो ऑब्वियस है फिर ये वाला करंट कैसा हुआ? दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो हम चाहते भी थे भाई कि गैल्वेनोमीटर करंट कैसा हो? बहुत स्मॉल हो। तो वेरी स्मॉल करंट गैल्वेनोमीटर का हो गया, इसमें मैक्सिमम करंट जाएगा। इससे हमारे कई फायदे हैं, गैल्वेनोमीटर में लॉस भी नहीं होगा एनर्जी का। जिसमें मैक्सिमम करंट जा रहा है उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। बोलो यार, शंट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, तो करंट अगर इसमें ज्यादा भेज भी रहे हो, अगर रेजिस्टेंस ही बहुत छोटा है, तो वो एनर्जी का लॉस वहां ज्यादा करा नहीं पाएगा। तो ओवरऑल एनर्जी लॉस से भी बच जाएंगे, और जो मेजर कर रहा था वो भी हम मेजर कर लेंगे। बात समझ में आई? तो जरा चेक करिए यहां से, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो इसके अक्रॉस अगर मैं चेक करूं तो जरा देखिएगा, IG इंटू कैपिटल G बराबर I माइनस IG इंटू S, जहां पर कैपिटल G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और S क्या है? शंट रेजिस्टेंस। आपका मन है RG और RS लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भाई हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी? दैट विल बी IG इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाई I माइनस I। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? ठीक। सो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास आ गई है, इसको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया है। दूसरी बात, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इसी सिस्टम को मैं एमीटर बोल रहा हूं, तो इस एमीटर का भी अपना कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, भले कम होगा बट कुछ तो होगा। तो उस एमीटर के रेजिस्टेंस को अगर निकालने की बात आए तो आप कहोगे 1/A इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। सोचो भाई, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करो तो ये बनता है, सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सिर्फ यही दो फॉर्मूले हैं। अगर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाए गैल्वेनोमीटर का, और गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन करना है मीटर में, तो सिर्फ यही दो फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, जो भी क्वेश्चन होगा वो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम लोग हमेशा सॉल्व करेंगे। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने को पूछेगा तो ये लगाएंगे, एमीटर का रेजिस्टेंस पूछेगा तो ये लगाएंगे। यहां पे ज्यादा से ज्यादा आपसे कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर का करंट बताओ, तो हम यहां से IG निकाल लेंगे। बोलो भाई, तो इसमें S गिवन होगा तो हम IG निकाल लेंगे। बात समझ में आई? तो यही है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगला है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखो, वोल्ट मीटर का मतलब कोई ऐसा डिवाइस जिसका काम है वोल्टेज मेजर करना, और वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? गैल्वेनोमीटर जो है उसी के साथ इस बार सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो इसको मैं R बोल रहा हूं। अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसमें जाने वाला करंट कितना रहा होगा? IG। तो जरा V की
V की वैल्यू यहां से कितनी आएगी भाई, दैट विल बी IG G प्लस R, यानी कि जो वोल्ट मीटर हमें आउटपुट देगा, जो वो वोल्टेज मेजर करेगा, दैट वोल्टेज विल बी IG टाइम्स G प्लस R, क्योंकि ये G और R ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल। आपसे कहा जाए कि इस वोल्ट मीटर का आप रेजिस्टेंस बता दो भाई, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस R। क्लियर है? बोलो भाई। ये जो वोल्ट मीटर होता है, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट, क्योंकि इसका काम वोल्टेज मेजर करना और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए पैरेलल में कनेक्ट होगा। दूसरी बात, इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इनफाइनाइट इफ वी कंसीडर आइडियल वोल्ट मीटर, अदरवाइज दिस विल बी वेरी इट विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। टेंडिंग टू इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज फॉर रियल केस, और रेजिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा हो जाए, इसीलिए हमने इसके साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है R, दैट R इज वेरी लार्ज। तो बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस आप इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर लो। अब जरा इमेजिन करो, जिस रेजिस्टर के लिए आपको बात करनी है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक सर्किट बना रहा हूं, ये मान लीजिए R है, और इसके साथ आपने एक सेल जोड़ रखा है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां से I करंट निकलेगा, V की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, IR के बराबर, सही है। और हमने यही वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, इसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया, अब क्योंकि ये वोल्ट मीटर और ये रेजिस्टर दोनों पैरेलल में है, तो सर्किट में करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, वोल्टेज भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये जो वोल्टेज बताएगा, जरा ध्यान से देखना, वो कितना बताएगा, दैट विल बी करंट I टाइम्स रेजिस्टेंस कितना हो गया, अब RRV कितना हो गया, RRV अपॉन R प्लस RV। अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू बिल्कुल पीछे जैसी मिले IR, तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, क्योंकि हम चाहते थे केवल IR मिले, ठीक। तो ये जो RV था, इस RV को कहां भेजेंगे, नीचे, तो ये बनेगा R अपॉन RV प्लस 1। क्लियर? अगर आप चाहते हो केवल IR बचे, तो ये जो नीचे रेशियो वाला टर्म है, ये दिस शुड बी 0। अगर ये रेशियो वाला टर्म 0 हो जाए, सोचो, तो केवल IR बाई 1 बचेगा, तो IR हो गया। क्लियर? इसका मतलब हम चाहते हैं R अपॉन RV 0 हो जाए, और R अपॉन RV 0 होने का मतलब RV कितना हो जाए, इनफाइनाइट। यही कारण था कि मैंने कहा कि उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। क्या ये समझ में आया? ठीक। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सीधे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक। अब इसके आगे की बात करते हैं, और चीजों में क्या है आपके सिलेबस में। सबसे पहला व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, और आखिरी था आपका मीटर ब्रिज, बस। और भी कुछ है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, ये एक समझ लो सिस्टम है, इट इज अ अरेंजमेंट, और वी कैन से इट इज अ सिस्टम टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए ये एक अरेंजमेंट है, तो ये एक सिस्टम है। ठीक। सिस्टम में क्या है, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होते हैं भाई, 2। ठीक है। एक डायगोनल पर हम लोगों ने सेल कनेक्ट किया है, दूसरे डायगोनल पर हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, लाइक दिस, और जो चारों साइड्स है, उन चारों पर एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया।
लाइक दिस। लेट अस सपोज ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3 और ये वाला है R4। अगर इसका पोटेंशियल V के बराबर है तो ये सेल बोलो करंट देगा इधर से, I करंट यहां से निकलेगा और जब I करंट यहां पहुंचेगा तो अब ये करंट यहां पर डिवाइड होगा। ठीक, करंट का डिवीजन होगा तो इसमें करंट जाएगा I1 और इसमें करंट जाएगा I2। यहां से I1 करंट जब यहां पहुंचेगा तो करंट फिर से डिवाइड होने की कोशिश करे। अगर करंट यहां पर डिवाइड हो गया तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस होना तब पता चलता है जब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट कितना हो, 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए। ठीक, तब हम लोग कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो सोचो I1 जो भी करंट आया होगा वो सारा का सारा इधर जाएगा, I2 जो इधर से आया होगा वो सारा का सारा इधर जाएगा। ठीक, इस पॉइंट पर इधर से I1 आएगा, इधर से I2 आएगा और दोनों फिर से जुड़ जाएंगे और I करंट वापस चला जाएगा। कोई भी सेल जितना करंट इधर से देगा उतना ही करंट वापस ले लेगा, तो वो काम भी यहां पर वैलिड है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि डिराइव बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ साहब का रूल यूज करते हुए आप इसको बैलेंस करिए और उसका कंडीशन बताइए। देखो कंडीशन क्या होता है ये तो आप सबको शायद पता होगा। अगर ये बैलेंस्ड है तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट 0 होगा। तो बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर should be 0. That means there should be no deflection in the galvanometer. और अगर इसमें करंट नहीं जाएगा तो जरा सोचो, एक लूप हमारे पास ये है, एक लूप और एक लूप बेटा ये है। ये दोनों लूप में आप सिंपल किरचॉफ्स लॉ लगा दो, ठीक, प्रूव हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो यहां पर हाई पोटेंशियल, यहां पर लो पोटेंशियल, इधर भी ऐसे जा रहा है तो इधर हाई इधर लो, इधर ऐसे जा रहा है तो इधर हाई इधर लो, इधर ऐसे जा रहा है तो इधर हाई इधर लो। क्या ये प्लस माइनस समझ में आया? अब बस ये वाले लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। बताइए किरचॉफ्स लॉ अगर मुझे लगाना है इस लूप में क्या आएगा? माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू। देखो यहां पर कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है इस पूरे लूप में, सिर्फ पैसिव है। ठीक है, इधर से करंट आया था, कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया, गैल्वेनोमीटर में कुछ गया नहीं तो उसकी हम बात कुछ करना ही नहीं है हमें। तो सीधे सीधे हमने लिखा। ये लाइन में अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। इस लाइन का मतलब ये हुआ I1 R1 जो है हमारा वो I2 R2 के बराबर है। सो I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ इन सेकेंड लूप, इसमें लगाओ जरा। माइनस I1 R3 प्लस का I2 R4 अगेन इक्वल टू 0। सो इट मीन्स I1 R3 is equal to I2 R4. So we can write here I1 by I2 is equal to R4 by R। ठीक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बाई सेम है इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। सो वी कैन राइट हियर R1 by R2 is equal to R3 by R4। क्लियर है? बोलो भाई। R2 by R1 बराबर R4 by R3, उल्टा कर लो, R1 by R2 बराबर R3 by R4। तो ये कंडीशन आ गया, ये बैलेंस्ड कंडीशन है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाएगा नहीं और R1 by R2 R3 by R4 के बराबर होगा। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग पहचानेंगे कैसे? कभी भी सिस्टम में अगर मान लो कोई
क्वेश्चन दिया जाए कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज का है तो कैसे पता चलेगा? अगर सेल के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो और निगेटिव वाले से भी दो कनेक्ट हो और उसके बीच में कोई एक रेजिस्टर या गैल्वेनोमीटर कोई डिवाइस कनेक्ट हो तो वो सिस्टम व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है नहीं है वो तो बैलेंस होने के बाद की बात, अदरवाइज वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। और जरा इसमें एक प्रॉपर्टी और भी है कि इसकी ये जो दो डायगोनल्स हैं दे कैन बी इंटरचेंज्ड आल्सो। आप ये सेल उठा के यहां लगा सकते हो, गैल्वेनोमीटर को उठा के यहां लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। इस पर जो क्वेश्चन जैसे बनता है वो क्वेश्चन देखो क्या है, एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये है और एक रेजिस्टर ये है। एक रेजिस्टर ये दे दिया, एक रेजिस्टर ये भी दे दिया। ये मान लीजिए 2 ओम है, इसको दे दिया 4 ओम। ये वाला 5 ओम है, इसको देंगे 10 ओम। और ये हो गया मान लो 6 ओम। ये सिस्टम है। आपसे कहें कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। देखो जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट पूछा जाता है उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम सेल कनेक्ट करेंगे कभी अगर रिक्वायर्ड होगा तो। ठीक, तो आप समझ लो ए और बी के बीच में एक सेल कनेक्ट। अब इस चीज को आप खुद ऑब्जर्व करो, सेल के प्लस से देखो दो रेजिस्टेंस जुड़े, सेल के माइनस से भी दो जुड़े और उनके बीच में एक लगा हुआ है। तो ये सिस्टम हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज हो। तो किसी इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा इस पैटर्न से ऑब्जर्व करिएगा कि सेल के प्लस से दो जुड़े हैं, सेल के माइनस से दो जुड़े हैं, तो हो सकता है वो सिस्टम हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये बैलेंस्ड भी है, चांस की बात है। 4/2 2 होगा, 10/5 भी 2 होगा, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो इसका सिंपल सा मतलब है इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। अब ये सिस्टम जरा सोचो, अगर मैं ए पॉइंट से बनाऊं तो ये क्या बना, देखना ध्यान से। ये सिंपल बना, ये है 4 ओम और ये है 10। देखिए 4 ओम जो करंट जाएगा वही 10 में जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गया। और ये 2 ओम और ये रहा 5 ओम, ये 2 ओम है, ये रहा 5 ओम। ये पॉइंट है बी, चेक कर लो। अगर इधर से आप करंट भेजोगे, करंट डिवाइड होगा, I1 जाएगा इधर, I2 जाएगा इधर। अब I1 करंट जो यहां से आया वो इधर तो जाएगा नहीं, पूरा का पूरा करंट किधर जाएगा, 10 में। तो वो 4 और 10 किस कॉम्बिनेशन में हुआ, सीरीज में। और ये नीचे वाला 2 और ये 5 किस में हुआ, सीरीज में। और आपस में कैसे हुए, पैरेलल में। तो ये हुआ 14, ये हुआ 7। ठीक, आप अपना सॉल्व कर लो जो भी आए। 1/r इज इक्वल टू 1/14 प्लस 1/7। तो ये मुझे जहां तक लग रहा है ये 14/3 आएगा। क्लियर है? बोलो भाई। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये भी जो सिस्टम है, इवन गैल्वेनोमीटर भी वो नहीं देंगे आपको। ये और ये सेम है, चेक करिए। करंट कौन देता है, सेल देगा। ओनली सेल इन द क्वेश्चन, ये देगा करंट।
अब इधर से जब करंट निकलेगा तो आप चेक करो, सेल के प्लस से 2 कनेक्ट है, सेल के माइनस से चेक करो 2 कनेक्ट है, और उनके बीच में फिर से बैलेंस्ड है, क्योंकि 2/4 इज इक्वल टू 5/10। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाए। क्या ये बात समझ में आई? अभी भी इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो यहां से जो करंट निकलेगा, बोलो इधर डिवाइड होगा, I1 इधर जाएगा तो वो I1 इसमें जाएगा पूरे में, और जो इधर I2 आएगा वो पूरा इसमें जाएगा। तो 7 ये और 14 ये सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर वही आएगा 14/3। इज दिस क्लियर? देखो जब डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे आप पढ़ते हो ना, ऐसा दिया जाएगा तो सब कर लेंगे ना, इसीलिए ऐसा नहीं दिया जाएगा ताकि सब ना कर पाए, तो कुछ ऐसा देंगे या ऐसा देंगे, तो ये थोड़ा लेवल और उड़ जाता है। ये थोड़ा आया हुआ क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है बीच बीच में बोर्ड एग्जाम में, तो मान के चलो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक, ये थोड़ा सा जेई मेंस या नीट वीट जैसे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। मतलब देख के दूर से कोई देखेगा तो कभी नहीं कह सकता ये व्हीटस्टोन ब्रिज। जिसको ये ट्रिक नहीं पता है, अगर कि प्लस से 2 जुड़ा हो, माइनस से 2 जुड़ा हो, तो वो कभी कहीं नहीं पाएगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। वो उसी में जूझता रहेगा, करंट निकालेगा, डिवाइड करेगा, किरचॉफ लगाएगा 4 बार और उसी में उलझ जाएगा। ठीक, तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगला आखिरी कॉन्सेप्ट आता है आपके इस चैप्टर का, वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? दैट इज मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज सिलेबस में है या नहीं है? नहीं है, तो ये शायद सिलेबस में नहीं है छोटी सी चीज, तो देख लो। पोटेंशियोमीटर भी हट गया, तो एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और इसके साथ एक वायर जुड़ेगा, AB वायर। ये AB वायर 1 मीटर लेंथ का वायर होता है, और इसी में एक सेल कनेक्टेड होता है। एक स्विच जोड़ लो, ये प्लस है, माइनस है, और यहां से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, और A से B के बीच में एक नल पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक, ये जो नल पॉइंट होता है, नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है? 0, IG। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है और ये वाला R2 है, दोनों में से कोई एक अननोन होगा और कोई एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, रियोस्टेट। ठीक, ये पॉइंट क्या कहलाता है? नल पॉइंट। बाकी क्योंकि पूरा का पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है, तो इधर से अगर ये लेंथ को हम लोग x मानेंगे तो ये वाला लेंथ आपका 100 - x हो जाएगा। और क्योंकि वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, सबको पता है, जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, R प्रोपोर्शनल टू L होता है ना। तो इसका मतलब ये रहा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AJ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ JB, यानी कि इन बैलेंस्ड स्टेट, बैलेंस मतलब जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, तो उस समय आप चेक करिए, ये एकदम सेम व्हीटस्टोन ब्रिज है। रेजिस्टेंस R1 बटे R2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AJ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ JB। ठीक, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट K आएगा, है ना। तो R इज इक्वल टू KL, ये चीज समझ में आ रही है? R प्रोपोर्शनल टू L होता है ना, तो R इज इक्वल टू KL, तो इसको आप लिख सकते हो K टाइम्स लेंथ ऑफ AJ अपॉन K टाइम्स लेंथ ऑफ JB। K से K होगा कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AJ यानी X और लेंथ ऑफ JB यानी 100 - X। यहां पर कोई एक अननोन होगा, मान लो R1 अननोन है। अगर R1 अननोन है तो आप देखिए R2 के टर्म्स में हम लोग आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? हो गया। ठीक, R2 वो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, या वो कह सकते हैं रियोस्टेट। तो ये प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, प्रैक्टिकल करके हम लोग इसमें R1 की वैल्यू को मेजर करके निकालते हैं। भी उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था वो पोटेंशियोमीटर,
लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो वो भी हटाओ। जेई नीट जैसे एग्जाम में आता है लेकिन पोटेंशियोमीटर और आसान होता है, उसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो उसकी बात मैं एक बार आपसे आखिरी समय में कर लूंगा जब जेई और उसका पेपर होगा आपका, ठीक है। बाकी बोर्ड में नहीं है आपके सिलेबस में, तो वो भी आपका फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ बचा इस चैप्टर में? वो मैंने पढ़ा दिया था, बट वो भी बोर्ड लेवल की चीजें नहीं है। हाँ, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। मैग्नेटिज्म में हम लोग मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर में दो चीजें आपको और पढ़ना है। देखो इस चैप्टर में तो केवल इतना बता दिया कि आप एमीटर और वोल्टमीटर को समझ लो, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ये एमीटर वोल्टमीटर वाला कन्वर्जन इसी चैप्टर में पढ़ा दिया था। वैसे आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में गिवन है, तो वहां पर आपको मैं एक चीज और भी पढ़ाऊंगा, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये दो होता है, और ये दो पर बेस कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल या डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती, ठीक है, उसकी बात हम लोग वहां करेंगे। और इस गैल्वेनोमीटर में एक स्प्रिंग भी यूज होता है, ब्रॉन्ज का एक स्प्रिंग होता है। तो कई बार पूछते हैं कि वाई फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग, फॉस्फर और ब्रॉन्ज का ही स्प्रिंग क्यों लेते हैं हम, या उस स्प्रिंग की क्या खास बात है, क्या यूज है, ठीक है। तो वो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि क्यों हम लोग वो स्प्रिंग यूज करते हैं, उसका टॉर्शन कांस्टेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है, जो NBA/K आता है वो कहाँ से आता है, वो फार्मूले, उसकी बात हम लोग वहां करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में अब आई डोंट थिंक और कोई चीज बची है ना, ठीक है।